चले जाओ काहिलो, अपने अपने घर जाओ। आज कोई आम छुट्टी का दिन है जो तुम त्योहार का सा आनंद मनाने आए हो? क्या तुम नहीं जानते काम के दिन तुम जैसे कारीगरों को अपने पेशे के औजारों के बिना ऐसे राहों पर नहीं घूमना चाहिए। इधर आ, इधर आ। बोल, क्या काम करता है तू? श्रीमान प्रसन्न हो, मैं बढ़ई हूँ। बढ़ई हो? बताओ, तब तुम्हारा चमड़े का लबादा और पैमाना कहाँ है? आज तुम अपने अच्छे से अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए? इधर आ, क्या करता है तू? इन कारीगरों के आगे एक मामूली से अदना चमार हूँ। अरे करता क्या है, वो सीधे सीधे क्यों नहीं बताता? श्रीमान, तलों की मरम्मत किया करता हूँ, उन्हीं का इलाजी हूँ। क्या और मुझे कहा? अपने पेशे में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। क्या कहा बदजुबान? क्या पेशा बताया? साफ साफ क्यों नहीं बताता? श्रीमान, गुस्सा ना हो, अगर आप गुस्सा होंगे तो मैं आपकी भी मरम्मत कर दूंगा। ठीक कर, मुझे ठीक कर। श्रीमान, मेरा अभिप्राय आपकी जूतियों से था। अच्छा, तब तुम मोची हो? हाँ श्रीमान, मेरी रोजी तो सुतारी से ही चलती है। ना मैं किसी व्यापारी के चक्कर में पड़ता हूँ और ना मुझे किसी औरत से काम पड़ता है। मेरी तो बस सुतारी है। बाजार में जो लोग चमचमाते जूते पहनकर निकलते हैं ना, इनके पैरों को घेर कर मेरी ही कारीगरी चलती है। तो फिर तुम अपनी दुकान पर नजर क्यों नहीं आते? क्यों सड़क पर इन लोगों के नेता बनकर घूम रहे हो? श्रीमान, मेरी तो मंशा है कि इनके चल चलकर जूते फट जाएं और मुझे धंधा मिले। क्या? लेकिन हम तो यहाँ पर सीजन की जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। उसी की जीत का जश्न मना भी रहे हैं। अरे किसके लिए आनंद? वो कौन सी विजय प्राप्त करके घर वापस आ रहा है? अपने रथ के पहियों में बांधकर वो कौन से बंदियों को ला रहा है? अरे बेवकूफो, तुम जड़ हो, तुम पत्थर से भी गए बीते हो। महानगर रोम के कठोर हृदय क्रूर निवासियों, पोम्पी की याद है कितनी बार तुम दीवालों, मकानों, मीनारों और चिमनियों पर चढ़कर अपने बच्चों को गोदियों में लेकर रोम की सड़कों से महान पोम्पी को देखने के लिए धैर्य और आशा को मन में धारण कर खड़े नहीं रहे हो? सारे सारे दिन तुमने उसकी प्रतीक्षा की थी, और जब तुमने उसका रथ देखा तब क्या तुमने तुमुल जय ध्वनि नहीं की? तुम्हारे जय निनाद से टाइबर नदी की लहरें थर्राती थी और प्रतिध्वनि उसके गहरे कगारों में बजा करती थी। और आज तुम अच्छे कपड़े पहनकर निकले हो, आज तुम छुट्टी मना रहे हो, और आज तुम उसी के पद में फूल बिछाने को आतुर हो रहे हो जो पोम्पी के पुत्रों को पराजित करके आया है। चले जाओ, भागकर घर जाओ और अपने घुटनों पर गिरकर देवताओं के सामने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो, ताकि तुम्हारा दंड कम से कम हो जाए। जाओ। मेरे अच्छे दोस्तों, जाओ, तुम अब जाओ। अपने जैसे सभी आदमी को टाइबर नदी के तीर पर निमंत्रित करो और वहां इस पाप के प्रायश्चित के लिए इतने आंसू भाव कि नदी की धारा उमड़कर किनारों को डुबा दे। जाओ। देखो, उनकी निम्न प्रवृत्ति कितनी प्रभावित हुई। सब चुपचाप चले गए, उन पर अपराध की भावना छा गई। तुम उस रास्ते से राजधानी को जाओ, मैं इधर से जाता हूं। अगर तुम्हें कहीं भी सीजर की मूर्तियों की सजावट दिखाई दे, उन सबको हटवाते जाना। क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित होगा? जानते हो ना, लुब्रिकल का उत्सव भी है। होने भी दो। सीजर की मूर्तियों पर कहीं भी विजय चिन्ह बाकी ना रहने पाए। मैं राहों से लोगों को हटवाऊंगा, और अगर तुम्हें भी कहीं भीड़ मिले तो तुम भी उसे हटवा देना। सीजर के पंखों में ओकते पर अगर चुनते रहेंगे तभी ठीक रहेगा, वरना वो आकाश में इतना ऊंचा उठ जाएगा, इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा कि मनुष्य के दृष्टि पथ से उछल हो जाएगा और हमें सदा आतंक से ग्रस्त रहना पड़ेगा। चलो। कैल्पुनिया, आज्ञा स्वामी। जब एंटोनियस दौड़ने को हो तो तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना। एंटोनियस। सीजर। एंटोनियस, दौड़ते समय तुम कैल्पुनिया को छूना मत भूल जाना, क्योंकि बड़ों का कहना है
कि इस प्रकार की पवित्र दौड़ में यदि किसी भान स्त्री को छू लिया जाए तो अवश्य ही उसके सारे दोष हट जाते हैं। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा ही होगा। तो चलो तैयार हो जाओ, कोई रस्म ऐसी ना हो जो पूरी हुई बिना रह जाए। सीजर! हमें कौन बुला रहा है? 15 मार्च को सावधान रहना। कौन है वो? एक भविष्य वक्ता आपको 15 मार्च को सावधान रहने को कहता है। चलो, इस पर ध्यान देना बेकार है। क्या आप लुप्रिकल की दौड़ देखने नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। चलिए ना, मैं विनती करता हूँ। तुम तो जानते हो मुझे खेलों में रुचि नहीं है, और फिर एंटोनिस की स्फूर्ति और चपलता का भी मुझ में अभाव है। मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डालूंगा। कैसे? तुम जाओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ब्रूटस, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो प्रेम, वो स्नेह नहीं रहा जैसा कि पहले था। तुम अपने उस मित्र से भी ऐसी रुक्षता से मिलते हो जैसा किसी अजनबी से मिल रहे हो, जो कि तुम्हें इतना प्रेम करता आया है। ब्रूटस, मुझे गलत मत समझो। कैसे? यदि मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव आ भी गया है तो वो अपनी ही चिंताओं के कारण, जो कि केवल और केवल मुझ तक ही सीमित है। कुछ समय के भावों का संघर्ष मेरे हृदय को मथ रहा है, और वो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता हूँ। हो सकता है इसी के कारण मेरे व्यवहार में ये बदलाव आ गया है, लेकिन सिर्फ इसीलिए तो मेरे मित्रों को मेरे प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए। कैसे? और तुम जानते हो, मेरे मित्रों में तुम सबसे पहले हो जो मेरे इतने निकट हो। और फिर भी यदि ऐसे समय में अपने मित्रों के प्रति उदासीन सा दिखता भी हूं, तो भी उन्हें सोचना चाहिए कि ब्रूटस अपने ही भावों के द्वंद्व में उलझकर अपने मित्रों से स्नेह व्यक्त करना तक भूल गया है। तब तो मैंने तुम्हारे भावों को समझने में भूल किया ब्रूटस, और इसी कारण मैंने अपने विचार तुम तक प्रकट भी नहीं किए, जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण, गंभीर और लाभदायक हैं। बताओ ब्रूटस, क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? नहीं, क्योंकि आंख अपने आप को तब तक नहीं देख पाती जब तक वो अन्यत्र कोई प्रतिबिंब न देखे। यही बात है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी वेदना यह है कि तुम्हारी आंखों को ऐसा दर्पण ही नहीं मिला जिससे तुम अपना बिंब देख सकते हो, जिससे तुम अपनी आंखों में छिपी योग्यता को पहचान पाओ। उसके बिना तुम अपने महत्व का अनुमान ही कैसे लगा सकते हो? देवताओं के समान महान सीजर के अतिरिक्त मैंने रोम के सभी पुरुषों को यह कहते सुना कि इस कठोर और यातनामय युग में यदि ब्रूटस अपनी योग्यता को पहचान पाते तो कितना अच्छा होता। कैशियस, तुम मुझे किन खतरों में ले जाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम वो बातें भी मुझसे ढूंढ लेने को कहते हो जो कि वास्तव में मुझ में है ही नहीं। भद्र ब्रूटस, तो सुनने के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने स्वयं बिंब को ठीक से नहीं देख पाते। मैं ही तुम्हारे लिए दर्पण बनता हूं ताकि तुम्हारे उन गुणों को प्रकट कर सकूं। किंतु मेरे प्रिय सज्जन ब्रूटस, तुम मुझसे ईर्ष्या करना भूलना। यदि मैं साधारण लोगों के साथ हंस बोल लेता हूं, थोड़ी सी जान पहचान पर ही कसम खाकर प्रेम दिखाने लगता हूं, यदि मैं सामने खुशामंद होता हूं और पीठ पीछे बुराई करता हूं, और यदि तुम मुझे ऐसा समझते हो, तब तो तुम्हें निश्चय मुझे भयानक व्यक्ति समझना चाहिए ब्रूटस। ये कैसा शोर है? मुझे तो संदेह है कि लोग सीजर को सम्राट बना रहे हैं। कैसे? क्या तुम भयभीत हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं सीजर से प्रेम करता हूं। और तुम मुझे क्यों इतनी देर से यहां रोके हुए हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? मेरी बात सुनो कैशियस, यदि लोक कल्याण के लिए मेरे लिए एक और मृत्यु और दूसरी ओर सम्मान, तो दोनों ही मेरे लिए समान रूप से उपेक्षणीय होंगे। यदि मृत्यु के भय से मेरे लिए आदर की भावना बड़ी ना हो, तो ये देवता भी मुझे दी हुई सभी सुविधाओं को मुझसे छीन लें। मैं जानता हूं तुम में वो गुण है, और इसलिए मैं तुम्हारी बाह्य रुचियों से भी परिचित हूं। सम्मान ही मेरी कथा का विषय है। मैं नहीं जानता तुम और बाकी लोग इस जीवन के विषय में क्या सोचते हो,
परंतु अपने लिए कहूं, किसी के आतंक में जीवित रहने से मर जाना ही श्रेयस्कर है। मैं भी सीजर की भांति स्वतंत्र जन्मा हूं, तुम भी स्वतंत्र जन्मे हो, हम भी उसी की भांति समृद्ध हैं, हम में भी शीत सहन करने की सामर्थ्य है। एक दिन हिलोले तालोले टाइगर की स्फीत तरंगों में सीजर ने मुझे चुनौती देकर पुकारा था कि कैशियस, क्या तुझ में मेरे साथ वहां तक तैरने का इस क्रोधार में भी साहस है? मैं तुरंत नदी में कूद पड़ा था और मैंने कहा, क्या तुम मुझे पकड़ सकोगे? वो मेरे पीछे तैरने लगा। नदी में विपुल गरजना हो रही थी और पानी को भीम प्रयत्न से चीरते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, किंतु निर्दिष्ट गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व वो चिल्ला उठा कि कैशियस, कैशियस मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। तब मैंने सीजर को, टाइगर की प्रचंड धारा में थके हुए कालान सीजर को वैसे ही बचाया था जैसा कि हमारे महान पूर्वज इनेस ने ट्रॉय की धू धू करती हुई जलती हुई लपटों में से निकालकर अपने कंधों पर बैठाकर वृद्ध एंसाइजिस की रक्षा की थी। और आज वही आदमी देवता बन गया। और कैशियस एक साधारण दीन मनुष्य है जो उसके सामने झुके और सीजर उस अभिवादन को स्वीकार करने को अपना सिर तनिक भर हिला दे। एक बार जब वो स्पेन में था तब उसे ज्वर चढ़ाया था, तब मैंने उसे कांपते हुए देखा था। आज जो देवता है उस दिन वो कांप रहा था, उसके होठों की गुलाबी उठ सी गई थी। और आज जिन आंखों को देखकर सारा संसार कांपता है ना, उस दिन उसकी ज्योति नष्ट सी हो गई थी। मैंने उसे कराते हुए सुना था, वो जिव्या जिसके निकले शब्दों के रोम के पुरुष इतना आदर करते हैं, जिसके भाषणों को पुस्तकों में लिखा जाता है, वही जिव्या एक ज्वरग्रस्त बालिका की भांति करुणा भरे स्वर से पुकारती थी, टिटिनियस, मुझे कुछ पीने को दो। इतना दुर्बल मनुष्य, अरे देवताओं, मैं आश्चर्य से ग्रस्त हूं। कैसे वो अकेला विजय प्राप्त कर इस भव्य संसार का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। फिर वही कोलाहल, लगता है सीजर को फिर से कोई सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये उसी का ही कोलाहल है। एक विशाल पाषाण मूर्ति की भांति वो सब पर छा गया। सारे संसार को उसने छोटा बना दिया और हम शुद्र लोग उसके विशाल चरणों के नीचे से निकलकर अपने अपमान की कब्रें इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। प्रिय ब्रूटस, दोष हमारी ग्रह दशा में नहीं, हम में है। हमें अधीन प्रवृत्ति के हैं ब्रूटस और सीजर। सीजर नाम में ऐसी क्या मानता है? क्यों वो नाम तुम्हारे नाम से अधिक प्रतिध्वनित है? दोनों को साथ में करो। तुम्हारा नाम कहीं अच्छा है, दोनों का साथ उच्चारण करो। तुम्हारा नाम ही महाप्राण ध्वनि निकलता है। तोल कर देखो, तुम्हारा नाम कहीं भारी है। क्यों वो सारे देवताओं के नाम पर भोजन कर रहा है? क्या वो इतना महान हो गया? धिक्कार है रे युग तुझे। रोम, तुझ में वीरों का लव बाकी न रहा। तुम मुझे चाहते हो, ये मैं जानता हूं, और इसमें मुझे कोई संदेह भी नहीं है। तुम मुझसे किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो, यह भी मैं समझ रहा हूं। इस युग के विषय में मेरी क्या धारणा है, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं केवल स्वयं इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि ये प्रार्थना करता हूं कि तुम भी विचलित मत हो कैसेस। हाँ, जो तुमने कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। जो तुम कहोगे उसे धैर्य से सुनूंगा। तुम्हारे साथ बैठकर हर स्थिति और परिस्थिति पर विवेचन भी करूंगा। लेकिन तब तक मेरे मित्र, तुम भी इस पर अच्छी तरह से मनन कर लो। ऐसी मंडराती हुई कठोर परिस्थिति में ब्रूटस भी रोम का पुत्र कहलाने की अपेक्षा एक गंवार कहलाना अधिक पसंद करेगा। मुझे हर्ष है कि मेरे निर्बल शब्दों ने थोड़ा सा प्रभाव डालकर ब्रूटस को अग्नि के एक लपट का आभास दिया है। खेल समाप्त हो गया है कैसेस। वो सीजर अपनी टीम के साथ लौट रहा है। जैसे वो इधर आई, कास्का का हाथ पकड़कर इंगित करना। वो अपने व्यवहार के अनुसार स्वयं बता देगा कि आज क्या हुआ है। हाँ, मैं यही करूंगा। लेकिन जरा देखो तो सही, सीजर की मुंह पर गुस्सा नजर आ रहा है।
के लोग भी डरे समय से दिख रहे हैं। खैरपुरिया का चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है और सिसरो की आंखें क्यों लाल सी चमकती दिख रही है? वो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा सीनेट अपने विरोधी सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हो जाता है। कास्का सारी बातें बता देगा कि क्या हुआ है। हाँ, ये बात ठीक है। एंटोनियस, सीजर। वो देखो, कैशियस है ना, बड़ा असंतुष्ट सा लगता है। पीला सा चेहरा, थका हुआ, बहुत सोचता है, बहुत चिंताओं में डूबा रहता है। ऐसे आदमी खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक अदना सा रोम निवासी है और आपका वफादार भी है। क्या ही अच्छा होता अगर वो मोटा होता। उससे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन अगर तुझे भी इससे भय लगता हो तो उस दुबले पतले केशियस के सिवाय कौन और व्यक्ति है जिससे मैं बचता रहता। वो बहुत पढ़ता है, वो एक महान दार्शनिक भी है। वो लोगों का काम देखकर ही उनके उद्देश्यों को पहचान लेता है। वो ना तो तुम्हारी तरह खेलों को पसंद करता है, ना तो संगीत को। बहुत कम मुस्कुराता है, और अगर मुस्कुराता भी है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही उपहास कर रहा हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। ऐसे लोग अपने से महान व्यक्तियों को देख मन ही मन बेचैन रहते हैं, और इसीलिए वो भयानक साबित होते हैं। खैर, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि किससे डरना चाहिए। मैं स्वयं नहीं डरता, क्योंकि मैं सदैव सीजर हूं। सीजर। कास्का, आज वहां ऐसा क्या हुआ था जो सीजर इतनी उदास दिखाई दे रहे थे? हुआ ये कि सीजर को ताज भेंट किया गया और इस बात पर लोगों ने हर्षध्वनि की। और दूसरी बार शोर किस लिए हुआ था? इसी कारण से। पर वे तो 3 बार चिल्लाए थे, तब तीसरी बार चिल्लाने का क्या कारण था कास्का? यही कारण था, और क्या? क्या उसे 3 बार ताज दिया गया था? हाँ, और तीनों बार वो पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। उसे ताज किसने दिया था? मार्क एंटोनियस ने ही तो। भद्र कास्का, बताओ ना, किस तरह से दिया गया था वो ताज? विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता। इसमें बहुत कुछ मूर्खता थी जो मैं पसंद नहीं करता। मार्क एंटोनियस ने उसे ताज दिया तो था, लेकिन ना वो ताज था, थी कुछ चमकती सी चीज। सीजर ने ताज हटा तो दिया था, लेकिन लग रहा था कि वो ताज चाहता था। इतने में ही जब उसने ताज हटाया, लोगों ने अपनी पसीने से भीगी टोपी हवा में उछाल दी और वातावरण में ऐसी गंदी बदबूदार हवा फैला दी कि सीजर का तो दम घुटने लगा। लेकिन मैं तुमको अपने बारे में बता दूं, मैं तनिक भी नहीं हंसा। यदि मैं हंसता तो भीड़ की गंदी बदबूदार हवा मेरे फेफड़ों में घुस जाती। मैं प्रार्थना करता हूं भद्र कास्का, जरा धीरे बोलो। क्या सीजर मूर्छित हो गया था? हाँ, वो तो ठीक बाजार में गिर पड़ा और उसके मुंह से तो झाग भी निकल रहा था। हो सकता है उसे इस तरह गिर पड़ने की कोई बीमारी हो। नहीं, सीजर में यह बीमारी नहीं है। ये तो मुझ में, तुम में और इस सरल हृदय कास्का में है कि निरंतर ही हम नीचे गिरते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा, लेकिन सीजर गिर अवश्य पड़ा था। जब उसे चेतना लौटी तब उसने क्या कहा? मूर्छित होने से पहले उसने देखा कि उसके ताज लौटाने से लोग खुश हो रहे हैं। उसने अपना वक्ष खोल दिया और कहा, यदि कोई चाहे तो मेरा गला काट सकता है। सचमुच, यदि मैं कार्यकुशल होता तो सचमुच उसका गला काट देता। लेकिन इतने में ही वो गिर पड़ा और जब उसको चेतना लौटी तो उसने लोगों से कहा, यदि मैंने अनजाने में कोई बात कह दी है या कर दी है तो लोग यही समझे कि मैंने अपनी बीमारी की वजह से ऐसा किया है। सचमुच मेरे बगल में 2-4 औरतें खड़ी थी, कहने लगी, हाय हाय कितनी अच्छी आत्मा है। सीजर उनकी माताओं को छुरे से भी गोद देता ना, तब भी वो उसको माफ कर देती। और वो इसके बाद ही इस तरह दुखी होकर आया था? हाँ। कास्का, क्या आज रात तुम मेरे साथ भोजन कर सकोगे? नहीं नहीं, मैं पहले से तय कर आया हूँ। तो कल सही। हाँ, कल तुम्हारा यही विचार रहा और तुम्हारा भोजन खाने योग्य रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अलविदा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी कल आशा करूंगा।
कैसा मूर्ख हो गए हैं। जब पाठशाला में पढ़ता था तो बड़ा चतुर था। कोई वीरतापूर्ण और महान कार्य करना हो तो उसे करने में वो अब भी वैसा है। हाँ, दिखने में थोड़ा मूर्ख सा लगता है, लेकिन बात वो बुद्धिमानी की करता है, और इस कठोरता से उसे लाभ ही पहुंचता है, क्योंकि लोग उसके शब्दों को और भी सरलता से सह लेते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मैं भी अब तुमसे विदा लेना चाहूंगा कैसेस। यदि तुम मुझसे इस विषय में कुछ और बातें करना चाहते हो तो मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, या फिर तुम मेरे घर आ सको तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, ये ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और तब तक तुम मेरी बातों पर विचार करना। हाँ। अच्छा ब्रूटस, तुम सचमुच ही महान हो, किंतु मैं तो देखता हूं कि तुम्हारी अच्छाई भी बदली जा सकती है। महान व्यक्तियों के लिए यही अच्छा होता है कि महान लोगों से संबंध रखे, क्योंकि कैसी भी दृढ़ता क्यों ना, उसे भी बदला जा सकता है। सीजर मुझसे कुड़ता है, लेकिन ब्रूटस से वो प्रेम करता है, और यदि मैं ब्रूटस होता और वो केशियस होता तो वो मुझे इतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि मैंने उसे किया है। आज रात को मैं उसकी खिड़की में हाथों की लिखावट में लिखे पत्थर फेंकूंगा, ताकि वो देखे कि रोम के निवासियों ने भेजे हैं। उनमें लिखा होगा रोम में ब्रूटस के नाम की कितनी प्रशंसा हो रही है, और हाँ, उनमें सीजर की भी महत्वाकांक्षा का भी वर्णन होगा। फिर देखें सीजर ही कैसे जम बैठता है। या तो हम ही उसे उखाड़ देंगे, या फिर हमें ही आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु, उसकी मृत्यु से ही रोम का उद्धार हो सकता है। और तो कोई मुझे व्यक्तिगत कारण दिखाई ही नहीं देता कि मैं उससे घृणा करूं, किंतु लोक हित के लिए और रोम हित के लिए मैं उसका निधन भी ठीक समझता हूं। किसी को राज मुकुट पहनाया जाएगा तो क्या इससे उसका स्वभाव ही बदल जाएगा? बदल जाएगा? यही तो प्रश्न है। खूब धूप निकलने पर ही तो सांप बांबी से निकलता है, और तब हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता पड़ती है। उसे राजमुकुट पहनाया जाएगा? उसे राजमुकुट पहनाया जाएगा क्या? हाँ, पहनाया तो जाएगा। तो फिर ठीक है, यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि उसमें हमारे ही द्वारा डंक पैदा किए जा रहे हैं, ताकि वो जब चाहे हमारे लिए खतरा बन सके और हमें डस सके। बस मैं जानता हूं महानता का दुरुपयोग तभी होता है जब शक्ति और दया को विच्छिन्न कर दिया जाता है। और सीजर के बारे में तो सच्चाई यही है कि वो कार्य कारण की विचार शक्ति के स्थान पर भावुकता से अधिक काम लेता है। और ये सर्वविदित सत्य है कि मनुष्य तुच्छता का प्रदर्शन करता हुआ ही महत्वाकांक्षा के सोपान पर चढ़ता है, और चढ़ते वक्त चढ़ने वाला सामने ही देखता रहता है। किंतु जब वो एक बार ऊपर चढ़ जाता है तो उसी सीढ़ी से पीठ फेरकर वो आकाश के मेघों में देखने लगता है, और अपने से नीचे की वस्तुओं से घृणा करने लगता है, उन्हीं वस्तुओं से जिनका सहारा पाकर ऊपर चढ़ता है। सीजर भी तो यही कर सकता है, अतः हमें उसकी ऐसी उन्नति रोकनी चाहिए। जैसा वो अब है उस पर लांछन लगाने से कोई फल नहीं निकलेगा। हमें तो यूं सोचना चाहिए कि यदि उसे और शक्तियां मिलती गई तो वो और भी खतरनाक होता जाएगा। हमें उसे सांप के अंडे की भांति समझना चाहिए, जो यदि से जाने का स्वातंत्र पा गया तो उसमें से भी एक भयानक उत्पत्ति सांप ही जन्म लेगा, और सभी के लिए भय का कारण बन जाएगा।
अरे हमें उसे तभी नष्ट कर देना चाहिए जब वो एक अंडा ही है। श्रीमान, आपके कमरे की बत्ती जला दी गई है। जब मैं चकमक पत्थर के लिए खिड़की टटोल रहा था तब मुझे ये मोहरबंद लिफाफा पड़ा मिला, और मुझे पूरा विश्वास है जब मैं वहां सोने गया था तब ये वहां नहीं था। कल 15 मार्च तो नहीं है? पता नहीं श्रीमान। कैलेंडर में देखो और मुझे बताओ। जो आ गया श्रीमान। ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो। देखो तुम क्या हो, क्या रोम इत्यादि। बोलो, आक्रमण करो, उद्धार करो। ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो। इस तरह जो मुझे भड़काने और प्रेरित करने की चेष्टाएं की जा रही हैं, मैं अब उन्हें अच्छी तरह से समझ गया हूं। क्या रोम इत्यादि, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मेरे ख्याल से इसका अर्थ होगा, क्या रोम एक ही व्यक्ति के आतंक में रहेगा? अरे कौन सा रोम एक ही व्यक्ति के आतंक में रहेगा? मेरे पूर्वजों ने टार्क्विन को भी रोम की गलियों से खदेड़ दिया था, जबकि उसे इसी तरह सम्राट बनाया जा रहा था। बोलो, आक्रमण करो, उद्धार करो। क्या मुझसे बोलने, आक्रमण करने और उद्धार करने की प्रार्थनाएं की जा रही हैं? तो सुनो रोम, ओ रोम, मैं तुमसे प्रतिश्रुत होता हूं कि यदि उद्धार का प्रश्न आया तो ब्रूटस के हाथों से तुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। श्रीमान, मार्च के 14 दिन बीत चुके हैं। जा देख, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जो आ गया श्रीमान। जब से कैसस ने मुझे पहली बार सीजर के विरुद्ध उकसाया है, तब से मैं सोया ही नहीं हूं। किसी भयानक कार्य के आरंभ से उसके समाप्त होने तक का समय कितना घृणित और दूसरोपन सा होता है। उस समय तर्क और नैतिकता में वाद विवाद खड़ा होकर संघर्ष छिड़ जाता है। संघर्ष और मनुष्य वैसा ही हो जाता है जैसे कि राज्य में कोई भयानक विप्लव खड़ा हो गया हो। श्रीमान, द्वार पे आपके बहनोई हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वे अकेले? नहीं श्रीमान, उनके साथ और भी हैं। क्या तू उन्हें जानता है? नहीं श्रीमान, जा, उनको मैं नहीं जानता। आने दे उन्हें। जो आ गया श्रीमान। वे षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्रकारी हैं वे। अरे षड्यंत्र, जब संसार की सारी बुराइयां स्वतंत्र विचरण करती हैं तो क्या उस रात में भी तुम अपनी भयानक भ्रुकुटियां दिखाने में लज्जित होते हो? और अगर यदि यही सत्य है तो बताओ, दिन में तुम्हें अपनी विकराल मुखाकृति छिपाने को ऐसा सघन और व्यापक अंधकार कहां मिलेगा? अरे मत ढूंढ कोई शरण षड्यंत्र, मत ढूंढ। तू तो अपने को विनम्रता और मुस्कुराहट के चौकों में ही छिपाए रख, क्योंकि यदि अपनी अपनी प्राकृतिक गतियों को छोड़ दिया गया तो याद रख कि नरक का घना अंधकार भी तुझे छुपाते समय धुंधला पड़ जाएगा और तू उस पर भी चमक उठेगा। षड्यंत्र, उस पर भी चमक उठेगा। नमस्कार ब्रूटस। मेरा ख्याल है हमने आपकी नींद में खलल डाला है। क्या हमने आपको कष्ट तो नहीं दिया? नहीं, दरअसल मुझे रात भर नींद ही नहीं आई और मुझे जागे हुए भी कई घंटे बीत चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारे साथ आने वाले लोग कौन कौन हैं? हाँ, हर एक से मुलाकात कराऊंगा। इनमें से प्रत्येक तुम्हारा सम्मान करता है और प्रत्येक चाहता है कि जो धारणा तुम्हारे बारे में प्रत्येक रोम निवासी में है वही तुम में भी अपने विषय में जागृत है। देखो, ये सिन्ना, ये डेशियस है, वो कास्ता है,
ये मेटालस है और वो ट्रेबोनियस है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। किंतु सिसरो के विषय में क्या रहा? क्या उन्हें हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनका मन टटोले? मेरा विचार है उनका हमसे मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति साबित होगा। साथ ले जाने योग्य नहीं है। हमें उन्हें किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसे साथ लेना चाहिए। उसके श्वेत केश प्रजा में हमारे प्रति सम्मान उत्पन्न कर देंगे। लोग हमारे कार्य की प्रशंसा करेंगे। लोग कहेंगे इस वयोवृद्ध ने ही हमारे हाथों का संचालन किया है। उसकी गंभीरता में हमारे यौवन का आवेश बिल्कुल चुप जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमें उसे हमारी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। वैसे भी वो कभी भी दूसरे व्यक्तियों के नाम लिए बिना कोई कार्य आरंभ ही नहीं करता। तो फिर उसे छोड़ो। क्या सीजर के अतिरिक्त और किसी पर प्रहार नहीं होगा? डेशियस ने बहुत माकूल सवाल उठाया है। मेरा विचार है सीजर की हत्या के साथ मार्क एंटोनी को जीवित छोड़ देना उचित नहीं होगा। वो सीजर का अत्यंत प्रिय पात्र है और आप तो उसके साधन के बारे में जानती ही हैं। यदि वो उनका प्रयोग करे तो वो उन्हें इतना फैला देगा कि हम सबकी नाक में दम कर दे। और इस सब को रोकने के लिए सीजर और मार्क एंटोनी दोनों की साथ ही हत्या होनी चाहिए। तब तो हमारा कार्य बहुत ही खूनी दिखाई पड़ेगा। कैसे एकदम सिर काटकर अंगों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ, जैसे कोई क्रुद्ध हत्यारा हो। क्यों, ऐसे ही तो लगेंगे हम लोग। याद रखना, हमें एक पवित्र कार्य के लिए बलि देनी है, न कि हमें वधिक बनना है। कैसे? और वैसे भी हम सब लोग सीजर की भावनाओं के विरुद्ध खड़े हुए हैं। हम लोगों की आत्माओं में कोई हत्या की भावना नहीं है। कितना अच्छा होता यदि हम सीजर की भावनाओं पर विजय प्राप्त कर पाते, और तब हमें ये हत्या की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। किंतु दुर्भाग्य से अब हमें सीजर की हत्या ही करनी पड़ेगी। मेरे अच्छे दोस्तों, मेरे साहसी दोस्तों, आओ हम वीरता से उसे मारें, न कि क्रोध के दास होकर। हम उसे देवताओं के लिए बलिदान बनाएं, न कि उसके मांस को काटकर शिकारी कुत्तों के लिए आयोजित करें। आओ आओ हम हमारे हृदय में भव्य भाव और भावनाओं को बुलाएं, और ये कार्य पूर्ण हो जाने तक उन्हें हमारे हृदय में ही रहने दें। फिर उसके बाद एक एक करके उन सबको हम शांत कर दें। इस प्रकार हम किसी आवश्यकता की भावना से प्रेरित दिखाई देंगे कैसे, और फिर रोम के साधारण जनों को किसी विद्वेष से परिचालित भी नहीं दिखाई देंगे। हम उद्धारक समझे जाएंगे, हत्यारे नहीं। और रही बात मार्क एंटोनी की, जब सीजर का सिर ही नहीं रहेगा तो वो उसकी भुजा मात्र ही तो है। बिन भेजे के भुजा कर भी क्या सकेगी? किंतु फिर भी मैं उससे डरता हूं, क्योंकि उसके अंदर सीजर के प्रति जो प्रेम है वो तो। मेरे अच्छे कैसेस, छोड़ दो उसकी चिंता। यदि वो सीजर से प्रेम करता भी है तो वो इतना कर सकता है कि सीजर के मृत्यु के उपरांत वो स्वयं भी मर जाए। किंतु वो ये सब नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो खेलों और क्रीड़ाओं का बहुत शौकीन है। संगीत बहुत चाहता है, वो आवेश प्रिय है। उसका कोई डर नहीं, उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जीवित रहेगा और बाद में इस पर हंसा करेगा। घड़ी में 3 बज गए हैं। अब हमारे विदा होने का समय है। किंतु अभी भी यह संदेहास्पद है कि आज वो वहां जाएगा या नहीं, क्योंकि इधर कुछ दिनों से वो अंधविश्वासी सा हो गया है। और हो सकता है वो अपने ऋषि से आग्रह कर आज राजधानी ना आए। इस बात का भय छोड़ दो। यदि ऐसा उसका निश्चय भी है तो मैं उसे बदल दूंगा। जैसे यूनिकॉर्न नामक जंतु को वृक्षों से धोखा दिया जा सकता है, रीछ को दर्पण से ठगा जा सकता है, हाथियों को गड्ढों में धोखा देकर पकड़ा जा सकता है, सिंहों को जाल में फंसाकर ठगा जा सकता है, वैसे ही मनुष्य को चापलूसी से धोखा देना संभव है। ऐसी बातें सुनने का सीजर बहुत शौकीन है, क्योंकि वो दुनिया में सबको नीचा समझकर अपने को श्रेष्ठ मानता है। अब हम लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं ब्रूटस। मित्रों, अब तितर बितर हो जाओ तथा जो तुमने कहा है उसे याद रखो और अपने आप को सच्चा रोम निवासी प्रमाणित करो। मेरे अच्छे दोस्तों, तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई दो। याद रखना, हमारी आंखों से हमारा उद्देश्य ना छलका है। कठोर आत्म संयम, गंभीरता और शांति से सब कुछ धारण करो। नमस्कार।
चलो। स्वामी ब्रूटस, कौन? पोर्शिया, तुम अभी से क्यों जाग आई? और तुम्हारे दुर्बल स्वास्थ्य के लिए ये हितकर नहीं है कि तुम सुबह की इस व्याप्त ठंड में इस तरह घूमो। किंतु ये हवा तो तुम्हारे लिए भी उतनी हानिकारक है। क्या बात है ब्रूटस, तुम बड़ी निष्ठुरता से चुपचाप मेरी शैया से उठकर चले आए, और कल रात भी तुम अचानक खाना छोड़कर सीने पर हाथ बांधकर टहलने लगे थे। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो तुमने अत्यंत कठोरता से मेरी ओर देर तक घूरा था। मेरे अधिक अपना पांव पटका था। मैंने फिर भी जानना चाहा, तो तुमने उत्तर नहीं दिया और हाथ से क्रोध होकर इशारा किया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। कहीं तुम्हारा क्रोध बढ़ ना जाए, इस भय से मैं वहां से चली गई थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये भी मनुष्यों का क्षणिक क्रोध ही होगा, जो न तुम्हें खाने देता है, ना बात करने देता है, ना सोने देता है, जो तुम्हारे मुख और स्वभाव पर अपनी गंदी छाया डाल रहा है। ब्रूटस, क्या मैं उस दुख का कारण नहीं जान सकती? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस यही कारण है। ब्रूटस बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो वे अवश्य उसे ठीक करने का उपाय करते। यही तो मैं कहता हूँ पोर्शिया, तुम सोने क्यों नहीं जाती? यदि ब्रूटस अस्वस्थ होता तो क्या वह बिना गर्म कपड़े पहने भोर की ओस की नमी और ठंड में यूं बाहर घूमता रहता? यदि वो बीमार होता तो क्या उसे चारपाई छोड़कर रात की अशुद्ध वायु का सेवन करके अपनी बीमारी को बढ़ाने के लिए बाहर आ जाना चाहिए था? नहीं मेरे ब्रूटस, नहीं। तुम्हें कोई मानसिक रोग हो गया जिसे तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे जानने का अधिकार है। मैं अपने जानूनत होकर प्रार्थना करती हूँ ब्रूटस, अपने उस अतीत के यौवन की, उस प्रेम की, उस सौंदर्य की और विवाह के समय की पवित्र प्रतिज्ञा की सौगंध देकर कहती हूँ कि अपने दुखी होने का कारण अपनी पत्नी पोर्शिया को बता दो ब्रूटस, अपनी पत्नी पोर्शिया को बता दो। और वो कौन लोग थे जो आज रात तुमसे मिलने आए थे? वो 6 या 7 के लगभग थे और अंधेरे में भी अपने चेहरों को छुपाए हुए थे। मेरी पोर्शिया, उठो, इस तरह घुटनों के बल मत बैठो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती यदि तुम नम्र होते ब्रूटस। सच कहो ब्रूटस, क्या विवाह संबंध के नियमों के अनुसार मुझे अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे रहस्य को जान सकूं? क्या तुम्हारा मेरा साथ सिर्फ भोजनों में, आराम में, सोने में और कभी कभी बात करने तक भी सीमित है? क्या तुम्हारे हृदय पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या उसके बाहर बारी बनी रहूं मैं ब्रूटस? जवाब दो ब्रूटस। यदि मुझे तुम्हारे रहस्य को जानने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूं ब्रूटस? नहीं, तब तो मैं केवल एक खेल हूं। पोर्शिया, तुम मेरी सच्ची और आदरणीय पत्नी हो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो पोर्शिया, बहुत। उतनी ही प्रिय जितनी कि रक्त की वो लाल बूंदे जो इस विष्णु हृदय तक पहुंचती हैं। यदि ऐसा सच है तो मुझे अपना रहस्य बताओ ब्रूटस, मैं उन्हें प्रकट नहीं करूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन वो स्त्री जो श्रीमान ब्रूटस की पत्नी है। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ, किंतु हूँ तो यशस्वी केटो की पुत्री। ऐसे पति की पत्नी और ऐसे पिता की पुत्री होकर भी क्या तुम समझते हो कि मैं अपनी स्त्री जाति से अधिक सबल नहीं हूँ? ब्रूटस, मुझे अपना रहस्य बताओ। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। क्या तुम भूल गए ब्रूटस कि मैंने अपनी दृढ़ता का परिचय स्वयं अपने जांग में घाव करके दिया था?
मैं उसे शांतिपूर्वक सह सकती थी, जो आज अपने ही पति के भेदों को मैं गुप्त नहीं रख सकूंगी? और देवताओं, मुझे अपनी कुलीन पत्नी के योग्य बनाओ। आज रात आकाश और पृथ्वी दोनों ही अंधेरे उठे हैं। कलपुन्या नींद में 3 बार चिल्लाई है कि बचाओ बचाओ बचाओ, वो सीजर की हत्या कर रहे हैं। भीतर कोई है वहां? प्रभु, जाकर पुजारियों से कहो कि देवताओं को एक बलि प्रस्तुत करे और उन्हें कहां तक सफलता मिलती है उसका समाचार ले आओ। जो आ गया प्रभु। सीज़र, क्या आज आप जाएंगे? नहीं, आज आप घर से हिलेंगे भी नहीं। सीजर आज अवश्य जाएगा। जो बातें मुझे भयभीत करना चाहती है मेरे सामने आ नहीं सकती। जब वो सीजर का मुख देखेंगी तो सब लुप्त हो जाएंगी। सीज़र, मैंने कभी अपशकुनों में विश्वास नहीं किया, मगर आज मेरे मन में एक अजीब सा भय है, एक अजीब सा डर। जो कुछ मैंने देखा सुना है उससे भी भयानक और विकराल बातें जानने वाला एक व्यक्ति इस समय घर के भीतर है, जो ये सब बातें एक ऐसे चौकीदार से सुनकर आया है जिसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि एक शेरनी सड़क पर बच्चे जनकर दहाड़ रही है। शहर की सारी कब्रें खुल गई और उनमें से मुर्दे बाहर निकल पड़े हैं। भीषण अग्नि जैसे योद्धा मेघों में लड़ रहे हैं और उनकी सेनाओं के तुमन निनाद की प्रतिध्वनि उठ रही है। राजधानी पर उनका रुधिर बरस रहा है। अंतराल में युद्ध का निनाद हो रहा है। सड़कों पर घोड़े ही निना रहे हैं, मरते हुए घायल व्यक्ति करा रहे हैं और राहों पर भूत प्रेत चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं। सीजर, ये सब नितांत अस्वाभाविक है और बस इन्हीं से मुझे डर लग रहा है। जिनका आयोजन महाबली देवताओं ने किया उसे क्या रोका जा सकता है? लेकिन आज सीजर जाएगा। ये अपशकुन तो संसार के लिए भी उतने ही बुरे हैं जितने कि सीजर के लिए। धूमकेतु भिखारियों की मृत्यु के लिए नहीं दिखाई देते सीजर, केवल राजकुमारों के लिए स्वयं आकाश भी था से सुलग उठता है। कलपुन्या, अपनी मौत से पहले कायरियन एक बार मरते हैं, किंतु वीर लोग एक ही बार मृत्यु को आस्वादन करते हैं। आज तक जो आश्चर्यजनक बातें मैंने सुनी हैं, उन सब में सबसे अधिक आश्चर्य मुझे इस बात पर होता है कि मनुष्य उस मृत्यु से भयभीत होता है जो कि अवश्य रूप से आएगी और अपने निश्चित समय पर उपस्थित होगी। प्रभु, बताओ, ज्योतिषियों का क्या विचार रहा? वे चाहते कि आज आप अपने घर से ना निकलो, क्योंकि बलि पशु के शरीर को खोलने पर उसके भीतर हृदय नहीं मिला। देवता इस प्रकार मनुष्य के भय को धिक्कारते हैं। यदि भयभीत होकर आज सीजर घर में ही रह गया तो यह भी एक हृदयहीन पशु की भांति ही होगी। नहीं, सीजर आज नहीं रुकेगा। आज व्याघात जान ले कि सीजर स्वयं उससे भी अधिक भयानक है। आज भय जान ले कि हम दोनों के सिंहों की भांति एक ही दिन जन्म हुआ था और मैं ही ज्येष्ठ हूं, अधिक भयानक हूं।
और आज सीजर सीनेट अवश्य जाएगा। हाय मेरे स्वामी, आपके विश्वास ने आपकी बुद्धि का हरण कर लिया। आज आप मत जाइए ना। आप चाहते हैं तो इसे मेरा एक भय मान लीजिए, अपना नहीं, जो आपको घर में रोके रहना चाहता है। हम आज मार्क एंटनी को सीनेट गृह भेज देंगे और वो कह देगा कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं जान मिन्नत आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए सीजर। मार्क एंटोनियस कहेगा कि मैं बीमार हूं। कैल्पुनिया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं घर ही रुक जाऊंगा। सीजर की जय। मैं अभिवादन करता हूं समर सीजर। मैं आपको सीनेट गृह ले चलने आया हूं। डेशियस, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। सीनेट के सदस्यों के लिए मेरी शुभकामनाएं ले जाओ और उनसे कह देना कि आज सीजर नहीं आएगा। हाँ डेशियस, हाँ, आज मैं नहीं आ सकता, ये तो झूठ है। और ये भी झूठ है कि मुझ में आने का साहस नहीं। डेशियस, तुम जाओ, आज सीजर नहीं आएगा, बस इतना ही कह देना। कह देना कि वे बीमार हैं। क्या क्या सीजर अपनी झूठी खबरें भेजेगा? क्या मैंने विजय पर विजय पाकर इसीलिए अपनी भुजाएं इतनी विशिष्ट और विशाल बनाई है कि वृद्धों से सत्य कहते हुए भयभीत हो जाऊं? डेशियस, आज सीजर नहीं आएगा, जाकर कह दो सीनेट वासियों से। परम समर सीजर, मुझे भी तो कोई बात बताएं ताकि जब मैं उन लोगों से जाकर कहूं तो वो मुझ पर हंस ना पड़े। कारण मेरी इच्छा है, मैं नहीं आऊंगा। सीनेट को संतुष्ट करने के लिए यही काफी है। किंतु तुम्हारे व्यक्तिगत संतोष के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं डेशियस, मैं तुम्हें बताता हूं, ये मेरी पत्नी कैल्पुनिया आज मुझे घर ही रोक लेना चाहती है। इसने रात के स्वप्न में मेरी मूर्ति को देखा है, जिसमें सैकड़ों छेद हो गए हो और उसमें से लाल लाल लहू सोतों की तरह बह रहा है। और वहां हंसते हुए आकर बहुत से रोमनवासी युवक उस रुधिर में अपने हाथ धो रहे हैं। कैल्पुनिया इस स्वप्न से यह अभिप्राय निकाल रही है कि मेरे जीवन पर कोई आपत्ति आने वाली है, क्योंकि अब शगुन है। इसीलिए इसने मुझसे प्रार्थना की कि आज मैं घर ही रुक जाऊं। इस स्वप्न का तो गलत मतलब लगाया गया है और असंख्य मनुष्य आपके निकट होकर कुछ चिन्ह स्वरूप कुछ सम्मानित प्राप्त करेंगे। कैल्पुनिया का स्वप्न यही सूचित करता है। वाह डेशियस, वाह, तुमने इस स्वप्न का कितना अच्छा अर्थ निकाला है। जब आपने सुना है कि मैंने यह अर्थ निकाला है तो क्या कहूं, केवल यही कि मैंने ये समझा है आज सीनेट ने निश्चय किया है कि वो महान सीजर को राज मुकुट भेंट करेगी। और यदि ये समाचार भेजा जाए कि मैं नहीं आऊंगा तो शायद उसके विचार बदल जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई है कहकर उपास करेगी, सीनेट को तब तक स्थगित कर दो जब तक सीजर की पत्नी को अच्छे स्वप्न नहीं आते। तो अगर सीजर अपने आप को ऐसे छुपाएगा तो लोग कानाफूसी करेंगे। लो, सीजर डर गया। क्षमा करना सीजर, आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है वही ये सब कहला रहा है। कि प्रेम ना होता तो मैं क्यों कहता सीजर। तुम्हारे भाई मुझे कितने मूर्खतापूर्ण लग रहे हैं कैल्पुनिया। मुझे इस बात की लज्जा है कि मैंने इस पर विश्वास कर लिया। डेशियस, जाकर कह दो सीनेट से कि आज सीजर सीनेट अवश्य आएगा।
क्या हम सब तैयार हैं? सीजर। क्या क्या कमियां हैं जिन्हें सीजर और उसके सीनेट को दूर करना है? परम शक्तिमान, सर्वोच्च, महान, बलशाली सीजर, मैं मेटेलिस सिम्बर आपके सम्मुख अपनी तुच्छ प्रार्थना प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। सिम्बर, झुकने से मैं तुझे रोकता हूं। यह झुकना और यह विनम्र प्रार्थनाएं साधारण मनुष्य के रक्त को भी विचलित कर सकती है। तुम्हारे भाई का निर्वासन नियमों के अनुसार हुआ है। यदि तुम उसके लिए झुकते हो, प्रार्थना करते हो या चापलूसी पर उतरते हो, तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की भांति ही पद से हटा दूंगा। याद रखो, सीजर अन्याय नहीं करता और उचित कारण के बिना वो संतुष्ट भी नहीं होता। क्या यहाँ कोई मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसके मधुर शब्द मेरे निर्वाचित भाई के पक्ष में उसके अपराध क्षमा करवा देने के लिए महान सीजर से अनुनय कर सके? मैं तेरे हाथ को चूमता हूं सीजर। यह कोई चाटुकारिता नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि पब्लिस सिम्बर को निर्वासित करके जिस स्वतंत्रता का अपहरण किया गया है वो तुरंत ही उसे लौटा दी जाए। ब्रूटस! क्षमा, क्षमा सीजर। कैशियस तुम्हारे चरणों पर गिरकर अनुनय करता है कि सिम्बर की स्वतंत्रता उसे लौटा दी जाए। यदि मैं तुम जैसा होता तो अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना से द्रवित हो जाता। सिम्भर को निर्वासित करते समय भी मैं अडिग था और अब भी उसी भांति स्थिर हूं। क्या तुम सीजर? क्या तुम देवताओं का निवास ओलंपियस पर्वत को उठाने का साहस कर रहा है? महान क्या सीजर, ब्रूटस की प्रार्थना विफल नहीं हो गई? मेरे हाथों पुकार दो। अलविदा। ब्रूटस, तुम भी स्वतंत्रता, मुक्ति, अत्याचार का ध्वंस हुआ। जाओ गली गली में तुरंत घोषणा कर दो। जाओ सभा केंद्र से पुकार उठो, स्वतंत्रता, मुक्ति, लो स्वर में उगल उठो, अत्याचार का ध्वंस हुआ। सीनेट के सदस्यों, भागो मत, भयभीत मत हो मेरे प्रिय प्रजाजनों, ठहर जाओ। महत्वाकांक्षा का ऋण चुका दिया गया है, महत्वाकांक्षा का ऋण चुका दिया गया है।
मेरे भाग्य की देवी शक्तियों, हम तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे नियमों से अवगत हैं। हम जानते हैं कि एक दिन हम भी मरेंगे, किंतु इस लोक के प्राणी तो हमेशा से वो राज खोजते हैं जिससे इस जीवन की अवधि दीर्घ हो सके। मेरी राय में जो कोई आयु में 20 वर्ष घटाता है वो मृत्यु भय के अनेक वर्ष भी तो घटा देता है। और अगर यदि यही सत्य है कि मृत्यु मनुष्य के लिए उपकार है, तो फिर हम तो सीजर के मित्र हैं। रोम के निवासियों, आओ और झुको, सीजर के रुधिर से अपने हाथों को कोनियों तक भिगो लो, उसके रक्त से अपने खड्गों को रंजित कर लो और फिर बढ़ो। रोम के चौराहों पर अपने रक्त रंजित लाल लाल आयुधों को सिर के ऊपर उठाकर पुकार उठो, मुक्ति, शांति, स्वाधीनता। आओ झुको और रक्त से स्नान करो। कितने अनजान युगों तक का इस महान दृश्य का कितने अज्ञात देशों और अविदित भाषाओं में अभिनय होता रहेगा। न जाने कितनी बार अभिनयों में सीजर का लहू बहेगा। देखो देखो, मुट्ठी भर धूल की भांति वो महत्वाकांक्षी सीजर आज उस पोम्पी की मूर्ति के चरणों में धराशायी है। और जब जब लोग इस दृश्य को दोहराएंगे, इतिहास हमारे लिए पुकारा करेगा कि ये है वो मनुष्य जिन्होंने हमारे देश को स्वाधीनता दिलाई। ठहरो, वो कौन है? एंटोनी का मित्र है। मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है, मैं पहले आपके सामने घुटने टेकूं। और तब मेरे स्वामी मार्क एंटोनी ने कहा है कि पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करूं। और प्रार्थना करूं कि ब्रूटस मेधावी, कुलीन, सरल हृदय और वीर है। सीजर सर्वशक्तिमान, राजसी, स्नेही, वैवान्वित और परमवीर था। जाकर कहना कि मैं ब्रूटस से स्नेह करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। और कहना कि सीजर से भीत रहता था, उसका सम्मान करता था, उसे प्यार करता था। यदि ब्रूटस प्रतिज्ञा करे कि मार्क एंटोनी उस तक सुरक्षित आ सकता है, तो वो उससे पूछेंगे कि आखिर किन कारणों से सीजर हत्या कर देने के योग्य प्रमाणित हुआ। इसका जवाब मिलते ही मेरे स्वामी मार्क एंटोनी मृत सीजर से नहीं, जीवित ब्रूटस से प्यार करने लगेंगे। सच्चे हृदय से वो ब्रूटस को नई परिस्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न क्यों ना उपस्थित हो सहायता करेंगे, राज्य के कार्यों में सहयोग करेंगे। मेरे स्वामी मार्क एंटोनी ने यही संवाद कहलवाया है। तेरा स्वामी इस महानगर रोम का एक वीर और बुद्धिमान निवासी है, और मैंने तो उसे कभी भी गलत नहीं समझा। जा, उससे कह दे कि यदि वो यहाँ आना चाहे तो बेफिक्र होकर आ जाए, वो भी यहाँ आकर संतुष्ट हो जाएगा। और मैं मार्कस ब्रूटस अपने आत्म सम्मान की शपथ खाकर कहता हूं कि कोई उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। मैं अभी आता हूं स्वामी। मैं जानता हूं मेरे दोस्तों कि वो भी हमारा मित्र बन जाएगा। यही मैं भी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में बड़ी शंका है, और मेरी शंका सदैव सत्य होती है। अरे, वो मार्क एंटोनी आ गया। आओ मार्क एंटोनी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं।
महान शक्तिशाली सीजर, किस दीन दशा में आकर सीमित हो गए मित्र? क्या यह है तुम्हारा यश, तुम्हारा कोष, देवताओं से प्राप्त कोष? अलविदा मित्र, अलविदा। महानुभवों, मैं नहीं जानता कि और कौन है जिसका लहू बहना शेष है, और कौन है जो आपके प्रहारों को सह सकता है। यदि मैं हूं तो सीजर के मृत्यु के बाद मेरा जीना ठीक नहीं है। आइए, अपने इन्हीं रक्त से रंजित हाथों से मेरी हत्या करके अपने आप को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि मृत्यु का कोई स्थान, कोई भी समय मुझे ऐसी तृप्ति नहीं देगा जैसा कि सीजर का सानिध्य है। आओ मेरे युग के निर्माताओं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। ओह मार्क एंटोनी, हमसे मृत्यु की प्रार्थना मत करो। हम हमारे इस कार्य से और हमारे इन हाथों से अवश्य खूनी और हत्यारे दिखाई देते हैं, लेकिन तुम केवल हमारे हाथों को देख रहे हो मार्क एंटोनी। लहू की धारे गिराने वाले इन हाथों को नहीं, बल्कि करुणा से भरे इस हृदय को देखो। देखो इसमें कितनी बेचैनी है। सार्वजनिक रूप से हमारे रोम के प्रति किए हुए इस अन्याय से इसमें कितनी व्याकुलता है। क्या आज भी तुम इसे नहीं देखोगे? और तुम तो जानते हो मार्क एंटोनी की अग्नि ही अग्नि को दूर करती है। उसी प्रकार रोम के प्रति हमारी दया ने सीजर के प्रति हमारी दया को नष्ट कर दिया। किंतु देखो देखो, तुम्हारे लिए हमारे खड़ग बौंथरे पड़ गए हैं। अब हमारी भुजाओं में द्वेष नहीं है, बल्कि इस मैत्री ने हमारे हृदयों को बंधु भाव से गलपयित कर दिया है। आओ आओ मार्क एंटोनी, आओ, हमारे स्नेह, सद्भावना और सम्मान को स्वीकार करो। तुम्हारा मत नए गौरव प्रदान करते समय किसी भी योग्य व्यक्ति की भांति समर्थ होगा। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर तनिक भी शंका नहीं है। आओ, अपना लहू से भीगा हुआ हाथ मुझसे मिलाओ और मित्रता करो। ब्रूटस, मैं क्या कहूं? मेरा यश खुद किसी फिसलनी धरती पर पड़ा। या तो आप सब मुझे कायर समझेंगे या चापलूस। हाँ, ये सत्य है सीजर कि मैं तुमसे प्रेम करता था प्रेम। मेरा यकीन मानना, यदि तुम्हारी आत्मा मुझे इस समय देख रही होगी तो उसे इस बात का दुख जरूर होगा कि तुम्हारा ये प्रिय मित्र तुम्हारे शत्रुओं के रक्त रंजित हाथों से हाथ मिलाकर मित्रता कर रहा है, वो भी है वीर तेरे शव के सम्मुख ही। लेकिन तुम्हें पता है, तुम इस संसार के लिए जंगल के समान थे, इसीलिए तुम्हें हरिण की भांति यहां लाया गया और तुम्हारी हत्या भी यहीं की गई। तुम राजन्य द्वारा आखेट के हुए मृग की भांति यहां पड़े हुए हो। मार्क एंटोनी, क्षमा करना कैशस, सीजर के शत्रु भी ऐसा ही कहेंगे, और मेरे द्वारा कहे गए शब्द मित्र की प्रेम के प्रशंसा के शब्द हैं और कुछ नहीं। मैं सीजर की प्रशंसा करने पर तुम्हें दोष नहीं देता हूं,
परंतु अब तुम्हारा हमसे क्या संबंध होगा? हम अपने मित्रों में तुम्हें भी एक समझें या अपने मार्ग पर चले और तुम पर निर्भर नहीं रहे। मित्र बनने के लिए ही तो हाथ मिलाया है। मानता हूं कि क्षण भर के लिए अपने पद से विचलित हो गया, परंतु मैं अब तुमसे प्रेम करता हूं, तुमसे भी प्रेम करता हूं, आप सबसे प्रेम करता हूं। बस आशा एक, मुझे बताओगे कि सीजर क्यों और किस लिए खतरनाक था? अवश्य, अन्यथा तुम हमारे इस कार्य को बर्बरता समझना, पाप समझना, दरिंदगी समझना। हमारे कारण इतने ठोस हैं कि मार्क एंटोनी, यदि तुम सीजर के पुत्र भी होते तो भी संतुष्ट हो जाते हो। मैं चाहता भी यही। एक प्रार्थना और है आपसे, मुझे सीजर के शव को ले जाने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं मित्र होने के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं और इसकी दाह क्रिया के संबंध में रोम निवासियों से बात भी कर सकूं। हाँ, तुम इसे ले जा सकते हो। ब्रूटस, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। इस बात को कभी भी स्वीकार मत करो कि दाह क्रिया के समय एंटोनी प्रजा से बात कर सके। तुम नहीं जानते वो जो कहेगा उस पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मुझे क्षमा करो प्रेसिडेंस, लेकिन मैं स्वयं पहले मंच पर से प्रजा को बताऊंगा कि किन कारणों से सीजर मारा गया है, और जो कुछ मार्क एंटोनी कहेगा मैं पहले ही जनता से कहूंगा कि वो हमारी ही आज्ञा से सब कुछ कह रहा है। वैसे भी ये तो हम सब स्वीकार करते हैं कि सीजर की दाह क्रिया पूर्ण संस्कारों के साथ संपन्न हो, और वैसे भी इससे हमें हानि के स्थान पर लाभ ही अधिक पहुंचेगा। कैसे? मैं नहीं जानता इसका नतीजा क्या होगा, परंतु मैं इसे पसंद नहीं करता। सुनो मार्क एंटोनी, हाँ, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर याद रखना अपने दाह क्रिया संबंधी भाषण में तुम हमें किसी प्रकार भी दोषी नहीं ठहराओगे। हाँ, सीजर की चाहो तुम जितनी प्रशंसा कर सकते हो, मगर वो भी कहना कि तुम हमारी ही आज्ञा से कह रहे हो, अन्यथा तुम्हें किसी भी भांति उस सीनेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और हाँ, जो ही मेरा भाषण समाप्त हो तुम भी उसी मंच से भाषण दोगे, और अब जहां मैं जा रहा हूं वहीं चलो। मुझे क्षमा कर, लहू से भीगी हुई धरती, मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर मित्र की तेरे वधिकों से मैं इतनी नम्रता और धैर्य से बात कर रहा हूं। तुम इस संसार के लिए जंगल के समान थे सीजर। तेरे ये घाव मुझे बार बार बोल लुटने को उकसा रहे हैं। तेरे शरीर से टपकते हुए लहू के समक्ष मैं भविष्यवाणी करता हूं, पूरा रोम युद्ध की आग में जलेगा। चारों तरफ योद्धाओं के हाथों अपने बच्चे को कट कट कर गिरता देख
माताएं केवल मुस्कुराएगी सीजर, केवल मुस्कुराएगी। सुराग की जगह केवल रक्तपान होगा। कोई भी सगा नहीं होगा सीजर, कोई भी सगा नहीं होगा। पूरे रोम को मैं तड़पा दूंगा, फड़फड़ाएंगे लोग। चारों दिशाओं में हाहाकार होगा सीजर, हाहाकार होगा। क्यों मारा सीजर को? बताओ, हम जानना चाहते हैं। रोम के निवासियों, मेरे हृदय के निवासियों, धैर्य से सुनो और अंत तक धैर्य से सुनो। मेरे कारणों को जानने के लिए मुझे सुनो। शांति से ध्यान दो और स्पष्ट स्पष्ट सुनो। मेरे आत्मसम्मान के लिए मेरा विश्वास करो। मेरे आत्मसम्मान का आदर करो ताकि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो सके। मेरे देशवासियों, अपनी तर्क बुद्धि से मेरा निर्णय करना, अपनी भावनाओं को जागृत करना ताकि तुम उचित रूप से न्याय कर सको। मेरे न्यायाधीशों, यदि सभा में सीजर का कोई प्रिय मित्र हो तो उससे मैं कहता हूं कि उससे किसी प्रकार भी सीजर के प्रति ब्रूटस का प्रेम कम नहीं था। यदि वो मित्र ये जानना चाहे कि फिर भी ब्रूटस सीजर के विरुद्ध क्यों खड़ा हुआ, तो सुनो मेरा यही उत्तर है। ये नहीं कि मैं सीजर से कम प्रेम करता था, बल्कि वास्तव में मुझे रोम से कहीं अधिक प्रेम था। क्या चाहते हो तुम? अरे किसे अच्छा समझते हो तुम? कि सीजर जीवित रहता और तुम सब दासों की भांति मरते, या फिर यह कि सीजर मर गया ताकि तुम सब स्वतंत्र व्यक्तियों की भांति जीवित रह सको? मैं उसके लिए रोता हूं और भीतर ही भीतर रोता हूं, क्योंकि सीजर मुझसे प्रेम करता था। लेकिन देखो आज आनंद मुझ में उफनता है, क्योंकि वो भाग्यशाली था। मैं उसका सम्मान करता हूं क्योंकि वो महान पराक्रमी था, और मैंने ही उसे मार डाला क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी था? उसके प्रेम के लिए मेरी आंखों में आंसू बहुत हैं। जिस तरह से सौभाग्य के लिए हर्ष बिखरता है, जिस तरह से वीरता के लिए सम्मान झुकता है, ठीक उसी तरह महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु है। अरे कौन है यहां ऐसा जघन्य नराधम जो स्वेच्छा से दास होना पसंद करेगा? यदि कोई है तो बोले, मैंने अवश्य उसे दुख पहुंचाया है। कौन है ऐसा असभ्य रोम का निवासी जो रोम का ही नागरिक बनना पसंद नहीं करेगा? यदि कोई है तो बोले, मैंने अवश्य उसे दुख पहुंचाया है। ऐसा कौन कुटिल और नीच है जो अपने देश को नहीं चाहता, अपने देश से प्रेम नहीं करता? बोले, यदि कोई है तो बोले, मैंने अवश्य ही उसे दुख पहुंचाया है। बोलो, अरे कब तक मौन रहेगा मेरा रोम? मुझे उत्तर दो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। नहीं ब्रूटस, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। तब तो मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया। मैंने सीजर के साथ उससे अधिक ऐसा कुछ नहीं किया जो आप ब्रूटस के साथ करते हैं। सीजर की मृत्यु की घटना राजधानी के कागजों में लिख कर रखी जाएगी। उसके गौरव को किसी प्रकार भी कम नहीं किया जाएगा। उसकी जितनी योग्यताएं थी वो लिखी जाएंगी।
उसके जितने अपराध थे लिखे जाएंगे, जिन सबके कारण उसे अंत में मृत्यु प्राप्त हुई। मेरे स्वदेश बंधुओं, अब मुझे अकेला ही लौटने दो। मेरे कहने के साथ तुम सब मेरे मित्र मार्क एंटोनी के साथ ठहरो। सीजर के शव का सम्मान करो। मेरे मित्र मार्क एंटोनी के मुख से उसके गौरव का वर्णन सुनो, जो कि मेरा मित्र मार्क एंटोनी मेरी आज्ञा से तुम्हें सुनाएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मेरा मित्र मार्क एंटोनी बोल ना चुके, तुम में से एक भी व्यक्ति यहां से जाए नहीं। मेरे देशवासियों, नमस्कार। रोम निवासियों, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मैं यहां पर सीजर का दाह संस्कार करने आया हूं, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूं। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसके गुण प्राय उसके दाह के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु उसके अवगुण बहुत दिनों तक साथ रहते हैं। सीजर को उसके गुणों की प्राप्ति होने दो। वीर ब्रूटस ने कहा है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि ऐसा है तो यह निश्चित रूप से भयंकर अपराध था और सीजर ने उसका मूल भी चुकाया है। लेकिन महत्वाकांक्षा तो कठोरता और निर्दयता को जन्म देती है ना। लेकिन ब्रूटस फिर भी कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था और वो परम आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति है। आप सब ने देखा था ना। लप्रिकल के उत्सव में मैंने उसे 3 बार ताज देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने 3 बार लेने से इनकार कर दिया था। क्या यह महत्वाकांक्षा प्रतीत होती है? लेकिन ब्रूटस कहता है सीजर महत्वाकांक्षी था और वो परम आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति है। आप सभी तो सीजर से प्रेम करते थे, क्या वो अकारण ही था? बोलिए। हे ईश्वर, मैं किन हिंस्र पशुओं के बीच में आ गया हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अकारण ही आवेश में आ रहा हूं। मुझे थोड़ा धैर्य धारण करने दीजिए। मेरे विचार से उसकी बातों में तथ्य है। यदि ठीक तरह से सोचा जाए तो लगता है सीजर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। ऐसा ही रहा तो कल इससे भी बड़ा अत्याचारी आएगा। उसके शब्दों पर ध्यान दिया, वो ताज नहीं लेना चाहता था। इससे तो साफ स्पष्ट है वो महत्वाकांक्षी नहीं था। कल तक सीजर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पूरे संसार को चुनौती देता था, लेकिन आज देखिए यहां पड़ा हुआ है और विडंबना देखिए कि आप में से कोई इसका सम्मान तक नहीं कर रहा है। नहीं, मैं परम आदरणीय और सम्मानित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। इसके स्थान पर मैं यह पसंद करूंगा कि इस मृत शरीर के प्रति अन्याय करूं, अपने प्रति अन्याय करूं, आप सब के प्रति अन्याय करूं। जानते हैं क्यों? ये देखिए सीजर का मुद्रांकित पत्र। हाँ,
और उसमें इसकी वसीयत है। लेकिन क्षमा कीजिएगा बंधुओं, मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा यकीन है मेरे इस पत्र के पढ़ते ही आप सब लोग सीजर के शव के सम्मुख आ जाएंगे और उसे चूमने लगेंगे और प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से, हे ईश्वर, हमें प्रायश्चित करने के लिए सीजर के सर का एक बाल ही मिल जाए। और अपनी वसीयत में लिखेंगे आप कि ये मेरे संतान की पैतृक संपत्ति है और उसे ही इसका उत्तराधिकार प्राप्त हो। लिखेंगे आप। वसीयत पढ़ो मार्केंडेनी। मुझे इसे पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए, बात मानिए, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि आप लोग ये जाने ही ना कि सीजर के उत्तराधिकारी आप ही हैं। उत्तराधिकारी? पता नहीं क्या परिणाम निकालेंगे। वसीयत पढ़ो मार्केंडेनी। मुझे पढ़ने के लिए मत बोलिए, मैं आदरणीय और सम्मानित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे डर लग रहा है। वे देशद्रोही हैं। वो सम्मानित और आदरणीय पुरुष नहीं है। वसीयत पढ़ो मार्केंडेनी। वसीयत पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस कपड़े को पहचानते हैं आप? ये वही कपड़ा है जिस पर अनेकों प्रहार किए गए। देखिए, आस्का ने यहां घाव दिया है, कैशस ने यहां छुरा मारा है और ब्रूटस ने उसके शरीर को गोद कर रख दिया है। पता है आप लोगों को, जब सीजर ने अपने प्रिय मित्र ब्रूटस को छुरा मारते देखा तो उसका विशाल हृदय पीड़ा से खंड खंड हो गया। पीड़ा से खंड खंड। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अकारण ही आप लोगों को विप्लव की बाढ़ में नहीं बहाना चाहता। जिन्होंने ये कार्य किया है वो निश्चित रूप से ही सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति हैं और अपने इस कृत्य का परिणाम भी आपको बता देंगे। मैं नहीं जानता कि उनका सीजर के साथ क्या व्यक्तिगत विद्वेष था, नहीं जानता मैं। लेकिन सीजर के घाव मुझे मुंह गूंगे की भांति बार बार बोल उठने को उकसा रहे हैं। अगर मेरी जगह ब्रूटस होता या मैं ब्रूटस होता ना, तो यकीन मानिए उसने आपकी चेतना को झकझोर कर रख दिया होता और पूरे रोम का विशाल हृदय पाषाण की भांति विक्षुब्ध होकर गरजने लगता। विप्लव? विद्रोह? हम विद्रोही हैं। वसीयत पढ़ो मार्केंडेनी। धैर्य धारण कीजिए। क्या किया है, क्या किया है सीजर ने आपका स्नेह पाने योग्य ऐसा कार्य? क्या किया है? इस वसीयत के बारे में भूल गए हैं आप सब लोग? भूल गए वसीयत के बारे में? इसमें लिखा है प्रत्येक रोम के निवासी के लिए 75 मुद्राएं और 75 द्राघमा। और इतना ही नहीं, अपने सारे वन उपवन कुछ सब उसने आप सबको दिए हैं।
जो टाइबर नदी के उस पार है वो सब आपको दिए हैं, ताकि आप उसमें विहार कर सकें, अपने परिवार के साथ मनोरंजन बना सके। ये था एक सीजर। क्या दूसरा ऐसा हो पाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम ब्रूटस के घर को धू धू करके चला देंगे। इस नाटक के निर्देशक हैं श्री अशरफ अली जी। मैं नीरज यादव, मार्क्स ब्रूटस। I am Mohammad Umar and I played the role of Metellus Timber. Thank you. Hello everyone, this side Sameer Jasuja and I played the role of Cassius. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है रवनीत कौर और मैंने कैलिफोर्निया की भूमिका निभाई। आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जॉन सीजर भूमिका। Myself Siddharth Suman as in supporting actor. मेरा नाम शेखर भूषण और मेरा किरदार मैरुलस और डेशियस। मेरा नाम अविनाश तिवारी शांडिल्य है, एंटोनी की भूमिका में। मेरा नाम शमशेर अली खान है और मेरा किरदार था मेरुलस और सिन्ना। मेरा नाम विशाल राज है, मैंने लूसियस का कैरेक्टर किया था। मेरा नाम ऋतिक सिन्हा है, मैं एंटोनी का मित्र बना था। मेरा नाम प्रिया छाबा है और मैंने पोर्शिया का किरदार निभाया। मेरा नाम कमल नेगी है और मैंने कास्का किया। पे थे राहुल चौहान जी। और बैकग्राउंड म्यूजिक शौर्या और इसके अलावा हमारे बैक स्टेज के और भी साथी थे, वो आ जाए स्टेज पर। कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ साइड में हैं। आ जाओ आ जाओ। मैं समक्ष आप सबके समक्ष बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। शौर्या म्यूजिक माई सेल्फ नितिन, मैं बैक स्टेज कर रहा था। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका मेरा नाम है विशाल, मैं बैक स्टेज कर रहा था। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुप तिवारी है और मैं बैक स्टेज कर रहा था। Hello everybody, I'm Nikita. I was in the backstage team. मेरा नाम लवी वघेल है, मैं बैक स्टेज कर रहा था।
मेरा नाम विनय कुमार है और मैं भी बैक स्टेज कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवम चौधरी है और मैं भी बैक स्टेज कर रहा हूँ। ऑन स्टेज पर जो कुछ होता है उसके पीछे बैक स्टेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और चाहे वो राइटर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे कॉस्ट्यूम इंचार्ज हो, बहुत तरह के लोग हमारे साथ काम करते हैं बैक स्टेज पर। तब जाकर एक स्टेज पर एक्टर अपनी अदाकारी दिखा पाता है। और उसके अलावा आप जैसे दर्शक, इतने अच्छे प्यारे दर्शक मिले तो हमारी टीम और अच्छे से अच्छे नाटक लेकर आपके बीच आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।